स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, मेरी आवाज वालेकुम आ रही है? अस्सलाम। यस मैम, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। पहली बात तो ये बच्चों के नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्विज होगा। आज के लेक्चर का और जो पिछला लेक्चर था एंटीबायोटिक्स वाला, इन दोनों लेक्चर्स में से, ठीक है। शॉर्ट सा क्विज है आज का लेक्चर एंड जो पिछला लेक्चर था एंटीबायोटिक्स। इसलिए पहले बता रही हूँ ताकि आज ये लेक्चर आप लोग ध्यान से सुने, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्विज होगा फ्राइडे को। एमसीक्यू बेस्ड होगा, एलएमएस पे होगा। मैम टाइम क्या होगा? जी बच्चे, टाइमिंग्स क्या होंगी? लेक्चर के टाइम पे होगा बेटे। ओके मैम। मैम सिनेरियो बेस्ड होगा? बेटा नहीं, मिक्स होगा। ऐसे सिनेरियोज नहीं होंगे जो आप लोगों से ना हो, इजी होगा, ठीक है। ठीक है ओके मैम। मैम, ये फिर इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा लास्ट में। बेटा मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगी। और दूसरी चीज ये कि ध्यान से सुने, जो चीज नहीं समझ में आएगी अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। दरम्यान में भी किसी ने पूछना हो पूछ लें। एलएमएस पे अगर कोई एनरोल नहीं है वो मुझे प्लीज बता दें ताकि मैं उसे एनरोल कर दूं। मेरा ख्याल है जिन लोगों ने मुझे पहले ईमेल की थी मैंने उन्हें एनरोल कर दिया, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि सारे बच्चे अभी भी एनरोल्ड हैं, इसलिए मुझे बता दें जो एनरोल ना हो। मैम बस 2 लेक्चर्स का क्विज है? जी, सिर्फ 2 लेक्चर्स का क्विज है। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम, एंटी डायबिटिक्स के बाद आपने एंटीबॉडीज भी पढ़ाई हैं? एंटीबायोटिक्स पढ़ाई है बच्चे। एंटीबायोटिक्स, सॉरी। तो वो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैंने चेक की थी। 18 मई तक की है रिकॉर्डिंग। बच्चे, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी सेशन 4 में। लास्ट लेक्चर हमने ये पढ़ा है ना? यस मैम। यस मैम। बच्चे की रिकॉर्डिंग मौजूद है लेक्चर 7 की। लेक्चर 7 की किधर? मैंने क्योंकि जूम मीटिंग वाली जो क्लाउड मीटिंग है उसके बीच में चेक किया था। सेशन 4 में, ये सेशन ओके 4 में ये लेक्चर 7 की रिकॉर्डिंग है, ठीक ओके, है। ठीक है, थैंक यू। 7 की। ओके और मैम। हाँ जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या चीज होती है। अब आगे हमने ये देखना है कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं। सबसे ब्रॉड, सबसे वाइड टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। हमने जैसे पढ़ी थी क्लासेस के सेल वॉल इनहिबिटर्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। इन सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़े हैं वो हम सेल वॉल इनहिबिटर्स की तरफ जा रहे हैं, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन आ नहीं जाते मूव हैं। करी। स्लाइड नजर आ रही है? यस मैम, अब मूव करी। पहले बेटा मैंने किया ही नहीं था उसे। अच्छा, एक तो पता नहीं, मेरा ख्याल है कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ हो गई है। ये वेटिंग रूम इनेबल हो गया है, उसकी वजह से जो है ना, ठीक है। हाँ जी, पेनिसिलिन से स्टार्ट करेंगे। पेनिसिलिन का नाम आप लोगों ने मोस्ट कॉमनली सुना होगा, बहुत ज्यादा यूज होने वाली एंटीबायोटिक है। जो सबसे ज्यादा यूज होती है एंटीबायोटिक ऑगमेंटन, उसमें पेनिसिलिन ही होती है। इसके अलावा ये कि ये है क्या, सेल वॉल इनहिबिटर है। आगे देखते हैं इसको कितनी टाइप्स हैं इसकी, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पेनिसिलिन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, स्पेक्ट्रम क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है और इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया किसकी सेल वॉल पे, ह्यूमन में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। हमारे सेल में, एनिमल सेल जो होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है सिर्फ। ये याद होगा आप लोगों को कि प्लांट सेल में सेल वॉल हमने पढ़ी थी, और हमने पढ़ा था कि जो मैमल्स के सेल होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया की है उसको जाके इन्होंने इंटरफेयर करना है, उसकी सिंथेसिस को रोकना है, या उसको अगर वो ऑलरेडी फॉर्म हुई भी है, मतलब जो नए बैक्टीरिया बन रहे हैं उसकी सिंथेसिस को रोकना है, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल है
उनकी सेल वॉल को ब्रेक करना है ताकि उसके कंटेंट्स जो है वो वहां से रिलीज आउट हो जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए वो बैक्टीरिया। सेलेक्टिवली इंटरफेयर करती है सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल को, जो कि मैमेलियन सेल में प्रेजेंट नहीं है। सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की होती है। पेप्टिडोग्लाइकिन की किस तरीके से होती है? ये आप लोगों को याद होगा कि ग्लाइकन यूनिट्स होते हैं और बीच में इसमें पॉलीपेप्टाइड्स के क्रॉस लिंक्स बने हुए होते हैं, यानी लिपिड बाइलेयर और ग्लाइकन जो है उनके मिलके बना होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। अब जो सेल वॉल सिंथेसिस के इनहिबिटर्स हैं उनको क्या चाहिए कि एक्टिवली प्रोलिफरेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो होते हैं, ठीक है, जो एक्टिवली उसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। पेनिसिलिन्स क्या हैं? वाइडली इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स है, लीस्ट टॉक्सिक ड्रग है। इसकी रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है सोसाइटी में, जिसकी वजह से इसका यूज लिमिट होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ऑगमेंटल से नहीं फर्क पड़ता, पेनिसिलिन नहीं सूट करती। इसके मेंबर्स डिफरेंट है इसकी फैमिली में। है क्या कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आर सब यूनिट की जगह बाकी लग के बाकी तरह की पेनिसिलिन्स बन गई हैं। और इसके जो है साइड चेन वो किस चीज पे असर करती है? फिर इसका एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम जो है, इसकी स्टेबिलिटी कितनी है और किस बैक्टीरिया पे इसने एक्ट करना है और किस पे नहीं करना, ठीक है। या बैक्टीरियल एंजाइम जो कि इसको डिग्रेड करते हैं, जिन्हें हमने लैक्टामेजेस कहा है। ये हमारे पास पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये आर साइड चेन है। ये हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग है, जिस रिंग को हमने कहा है कि इसको जब रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो वो बैक्टीरिया इसको लैक्टामेजेस जो है वो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इस पर डिपेंड करती है उसका स्पेक्ट्रम। दूसरी चीज आ गई आर ग्रुप। ये जो आर ग्रुप है ये इसका साइड चेन है, ये डिफरेंट होता है तो इससे हमारे पास डिफरेंस आता है किस चीज में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन्स में, और उनका फिर डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन है आगे से, ठीक है। जो मैम सेल वॉल मैम जो बी लैक्टम रिंग है उस पे बैक्टीरिया क्या करता है? बेटा समझ नहीं आई मुझे। मैम जो बी लैक्टम रिंग का पॉइंट आप बता रही थी उसमें आप बैक्टीरिया क्या करता है? उसको ब्रेक करता है? बेटा जब रेजिस्टेंस, जिन बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है ना, लैक्टामेजेस जो चीज होती है, लैक्टामेज एंजाइम है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और वो फिर इस रिंग को तोड़ देता है। बीटा लैक्टम रिंग है ना, लैक्टामेज क्या होगा जो इस रिंग को तोड़ देगा, ठीक है। तो फिर ये पेनिसिलिन इनइफेक्टिव हो जाएगी, यानी इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे इसको। जो हम कह रहे हैं एजेंट्स हैं जो सेल वॉल पे एक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं एंड अदर एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी आती हैं? पेनिसिलिन्स हैं, सेफलोस्पोरिन्स हैं, कार्बापिनम्स हैं एंड मोनोबेक्टैम्स हैं। पेनिसिलिन में कौन कौन सी हैं? ये सारी पेनिसिलिन्स हैं। पेनिसिलिन के डिफरेंट टाइप्स हैं और ये सब किस तरीके से डिफरेंट होती हैं? वो जो आर ग्रुप हमने बात की है वो आर ग्रुप चेंज होता रहता है और ये पेनिसिलिन की टाइप चेंज होती रहती है, ठीक है। बीटा लैक्टम रिंग सब में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? सेफलोस्पोरिन। सेफलोस्पोरिन की 4 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। इनका अलग अलग मोड ऑफ एक्शन और अलग अलग स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ गई कार्बापेनेम्स। कार्बापेनेम्स में क्या है, मोनोबेक्टैम्स में क्या है, ये देखेंगे। बीटा लैक्टम के पास हमने कहा अदर एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं? इसमें बेसिट्रेसिन, वेनकोमाइसिन और डेप्टोमाइसिन है। जबकि ये क्या है? बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स। लैक्टामेज इनहिबिटर्स यानी जो एक्ट कर रही हैं लैक्टामेज एंजाइम के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो क्या है? क्लेवुलेनिक एसिड है, सुल्बेक्टैम है और टेजोबेक्टैम। ये क्या करती है? इनका फायदा क्या है कि अगर एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिससे रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है और वो उसके रिंग को तोड़ रहा है, लैक्टामेज बॉडी में डेवलप हो गया है और वो फॉर एग्जांपल कि हमने पेनिसिलिन जी दी है और उसके रिंग को तोड़ा है, तो हम पेनिसिलिन जी के साथ कंबाइन कर देंगे क्लेवुलेनिक एसिड को, तो उससे क्या होगा कि ये लैक्टामेज के अगेंस्ट काम करेगा और ये अपना एक्शन शो करेगा, ठीक हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए बताया हुआ है कि लैक्टामेज इनहिबिटर्स भी हमारे पास प्रेजेंट है। आप लोगों के पास घर में ऑगमेंटन पड़ी होगी या कोई भी मेडिसिन पड़ी होगी, उसको उठा के देखिएगा, उसमें कॉम्बिनेशन है। क्लेवुलेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन बहुत सी मेडिसिन के साथ खास तौर पे है। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलेनिक एसिड। ऑगमेंटन में भी यही चीज है, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलेनिक एसिड है आई गेस। वो भी इसीलिए है ताकि अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो रही हो तो उसको कवर कर लिया जाए। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि इसको पढ़ा करें, जो भी मेडिसिन आपको घर में नजर आती है उसके अंदर पढ़े कि उसमें क्या ड्रग है और अगर कॉम्बिनेशन है तो वो कॉम्बिनेशन क्यों बना हुआ है, उस चीज को समझने की कोशिश करें, तो आप लोगों को ये बहुत ज्यादा इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी।
पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इंटरफेयर करती है लास्ट स्टेप में बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस, जिसे ट्रांसपेप्टाइडेशन या क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। ठीक है, सेल लाइसिस हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि सेल में सेल वॉल ही नहीं बनी तो सेल लाइसिस विल अकर। किस वजह से? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, या फिर ऑटोलाइसेंस की एक्टिवेशन हो जाएगी। ऑटोलाइसेंस क्या होते हैं? जो खुद ब खुद सेल को खा लेते हैं। तो ये ड्रग्स क्या हुई? बैक्टीरियसिडल हुई, क्योंकि वो बैक्टीरिया वहां पे खत्म ही हो गया। बैक्टीरियोस्टैटिक वो ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपना एक्शन करके सेल वॉल पे बैक्टीरिया को वहीं पे किल कर दिया, या मजबूर कर दिया कि वो किल हो जाए ऑटोलाइसेंस के एक्शन से। ठीक है, सो दे आर बैक्टीरियसिडल ड्रग्स। सेल डेथ जो हो रही है वो एंटीबायोटिक के साइज पे, चार्ज पे और उसकी हाइड्रोफोबिसिटी पे डिपेंड करती है। हाइड्रोफोबिसिटी क्या है? कि वो सेल के अंदर एंटर हो गई है एंटीबायोटिक या नहीं हुई है। पेनिसिलिन जो है वो बहुत सी पेनिसिलिन ऐसी हैं जो इफेक्टिवली अंदर चली जाती है सेल वॉल के, और कुछ पेनिसिलिन ऐसी हैं जो कि नहीं जाती, उनके लिए फिर वाटर सॉल्युबल एनवायरनमेंट हो तो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिसिलिन जो है वो सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट इफेक्टिव है जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल है, क्योंकि इनके अच्छा किसके लिए इफेक्टिव नहीं है? जिनमें सॉरी किन के लिए नहीं है पेनिसिलिन? माइकोबैक्टीरिया के लिए, प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस के लिए, फंजाई के लिए और वायरसेस के लिए। यानी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो तो उनके लिए पेनिसिलिन इफेक्टिव नहीं है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स बैक्टीरिया में होती है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पीबीपी। ये पीबीपी क्या करती है? जो ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करती हैं कि सेल वॉल की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं और उसको मेंटेन करने में। ठीक है, होता क्या है जब एंटीबायोटिक अंदर गई तो वो इसमें पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है उस पर जाके अटैच हो जाती है और वहां पे ये उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लेकर आती हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और जितना मतलब हर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि कितने उसमें पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट है। दूसरी चीज क्या कर रही है? एक तो अटैच होगी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ जाके, दूसरी चीज क्या कर रही है? इनहिबिशन कर रही है ट्रांसपेप्टाइडेज की। ट्रांसपेप्टाइडेज क्या कर रहा है? जो कि सेल वॉल के पेप्टिडोग्लाइकेन लिंकेजेस बन रहे थे लिपिड बाइलेयर के, उसको ब्रेक कर देता है और वो क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल वॉल ही नहीं बनती और क्रॉस लिंक्स नहीं होते, तो फिर वो सेल वॉल ना बनती है ना वो मेंटेन रहती है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसेंस। ऑटोलाइसेंस में क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव को प्रोड्यूस करते हैं डिग्रेडेटिव एंजाइम्स, जिन्हें ऑटोलाइसेंस कहते हैं, जो कि नॉर्मली रीमॉडलिंग कर रहे होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन में क्या होता है कि इनका जो डिग्रेडेटिव एक्शन होता है वो सेल वॉल सिंथेसिस की मतलब सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो रही और ये ऑटोलाइसेंस हो जाता है तो वो उसको फिर खुद ब खुद ही जो है वो अपने आप को ही सेल जो है वो खा लेता है। दस क्या हुआ? एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो है पेनिसिलिन का, उसने दोनों काम किए, इनहिबिशन कर दी सेल वॉल सिंथेसिस की और डिस्ट्रक्शन कर दी एग्जिस्टिंग सेल वॉल की बाय द ऑटोलाइसेंस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आया है बच्चों? पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया आप लोगों को? मैम ट्रांसपेप्टाइडेज का एक दफा रिपीट कर दें। बेटा ट्रांसपेप्टाइडेजेस जो है ना वो सेल वॉल की सेल वॉल बना रही है। ठीक है, उनके दरमियान क्रॉस लिंकेजेस होनी है। अब ट्रांसपेप्टाइडेज तो वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन उनके दरमियान जो क्रॉस लिंकेज हो रही थी वो उसको ब्रेक डाउन कर रही है। The penicillin binding proteins, some penicillin binding proteins catalyze the formation of cross linkages between peptidoglycan chains. यानी पेप्टिडोग्लाइकेन चेन्स तो प्रेजेंट है, लेकिन जिनके दरमियान क्रॉस लिंकिंग बनते हैं इनको कैटेलाइज कर दिया है। कैटेलाइज क्या होता है? ब्रेक कर दिया है। पेनिसिलिन क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं इस ट्रांसपेप्टाइडेज कैटेलाइज्ड रिएक्शन को और हिंडर कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्स को, जो कि सेल वॉल की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है? किस तरीके से डिटरमिन करते हैं हम इसको कि वो कितना ज्यादा जो है सेल वॉल को कह लें कि क्रॉस करके अंदर जा सकती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से अटैच होने के लिए। बाय देयर एबिलिटी टू क्रॉस द बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल
to reach penicillin binding proteins in the periplasmic space. ग्राम पॉजिटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है उनमें क्या है, जो सेल वॉल है पेनिसिलिन उनको इजीली उनके अंदर से गुजर जाते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उनमें बाहर की तरफ लिपोपोलिसेकेराइड मेम्ब्रेन है जो कि एक एनवेलप बनाया होता है और वो एक बैरियर बन जाता है टू द वाटर सॉल्युबल पेनिसिलिन, क्योंकि वो लिपिड लेयर आ गई, अब वाटर सॉल्युबल उसके अंदर से नहीं गुजर सकती। इसके लिए फिर क्या होता है कि कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें लिपिड लिपोपोलिसेकेराइड लेयर में वाटर फिल्ड चैनल्स हैं जिन्हें हम पोरेंस कहते हैं, सिर्फ उनके अंदर से वो पेनिसिलिन गुजर सकती है तो फिर उनमें असर करती है। यानी ग्राम पॉजिटिव में इफेक्टिव है, ग्राम नेगेटिव दो तरह के हो गए। ग्राम नेगेटिव वो है जिनमें बाहर की तरफ लिपोपोलिसेकेराइड मेम्ब्रेन है, उनको क्रॉस नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव वो वाले आए जिनमें लिपोपोलिसेकेराइड लेयर तो प्रेजेंट है लेकिन उनमें वाटर चैनल्स, वाटर फिल्ड चैनल्स हैं जिन्हें हमने पोरेंस कहा है, तो वाटर सॉल्युबल पेनिसिलिन जो है वो उनको क्रॉस कर सकती हैं। अब जो ग्राम पॉजिटिव के लिए हो गए और ग्राम नेगेटिव जिनमें पोरेंस प्रेजेंट है। नाउ वी हैव ग्राम नेगेटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो कि जिनमें लिपोपोलिसेकेराइड मेम्ब्रेन है, तो इनमें कौन सी पेनिसिलिन आएंगी जो कि लिपिड सॉल्युबल है। ये हमने वाटर सॉल्युबल की बात की है कि वो क्रॉस नहीं कर सकती लेकिन लिपिड सॉल्युबल जा सकती है। ठीक हो गया। नेचुरल पेनिसिलिन है, एंटीस्टेफाइलोकोकल है, उनमें क्या होता है फर्मेंटेशन होती है पेनिसिलिन की, ट्राइसोजिनम की। एम्पिसिलिन है जो सेमी सिंथेटिक है, डिफरेंट आर ग्रुप्स होते हैं जो कि केमिकली अटैच होते हैं 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड के साथ, जिसको हमने बीटा लैक्टम रिंग कहा था। नेक्स्ट हमारे पास पेनिसिलिन जी है जिसे हम बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो अहमियत रखती है किन इन्फेक्शंस में, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव कोकाई में, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में और स्पाइरोगेट्स में। पेनिसिलिन जी जो है उसकी एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन हो जाती है बीटा लैक्टामेजेस से, जिसे हम पेनिसिलिनेजेस भी कहते हैं। पेनिसिलिन बी जो है उसका स्पेक्ट्रम भी पेनिसिलिन जी की तरह का ही है, बहुत ज्यादा कॉमनली नाम आप पेनिसिलिन जी का सुनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है कौन से इन्फेक्शन के लिए। एंटीस्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन कौन सी हैं? एंटीस्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन हैं मेथिसिलिन, नेफिसिलिन, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, ये सब जो है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ठीक है, इनका यूज जो है वो किस किस के लिए, जिनमें पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकाई होते हैं उनमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन में भी यही यूज होते हैं। नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होते हैं? जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट एडमिट हो और वहां से उसे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। एमआरएसए क्या है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। ठीक है, मेथिसिलिन क्या है? अगेन अ टाइप ऑफ पेनिसिलिन है। एमआरएसए एक स्ट्रेन है बैक्टीरिया का जो सिर्फ वेनकोमाइसिन से ही ट्रीट होता है। ठीक है, वेनकोमाइसिन से ट्रीट करती है और बाकी सबके लिए ये रेजिस्टेंट है। इसका नाम ही मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है, तो मेथिसिलिन तो इसमें एक्ट कर ही नहीं सकती, तो फिर वेनकोमाइसिन एक्ट करती है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एमआरएसए की दोबारा से फॉर्म पूरा बता दें, स्टैंड फॉर क्या करता है? बेटा ये ऊपर हमने पेनिसिलिन का नाम पढ़ा है ना, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एफ ऑरियस स्टेफाइलोकोकल ऑरियस स्टेफ ऑरियस। ठीक है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन आती है जो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के। एम्पिसिलिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बेसिलस लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जिसका नाम है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी हम यही दे रहे हैं। एमोक्सिसिलिन को हम प्रोफाइलेक्टिकली दे रहे हैं डेंटल ट्रीटमेंट से पहले उन लोगों में जिनमें एबनॉर्मल हार्ट वेव्स हैं। ये हमने पिछले बार लेक्चर में भी पढ़ा था कि प्रोफाइलेक्टिक यूजेस में एक डेंटल एक्सट्रैक्शन का केस भी आता है जो कि हार्ट पेशेंट्स में हो। अगर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है तो वो एक मेजर क्लिनिकल प्रॉब्लम है। उससे फिर हम क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं वो कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। पेनिसिलिन प्लाज्मिड मीडिएटेड पेनिसिलिनेज, एस्क्रेशिया कोलाई है एक, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वो भी रेजिस्टेंट हो चुका है, उसके लिए भी हम ये नहीं दे सकते। और अगर हम इसको फॉर्म कर लें किसी लैक्टामेज इनहिबिटर के साथ सच एज क्लेवुलेनिक एसिड या सुल्बेक्टैम के साथ तो फिर हम इसे देते हैं। ये जो हमने शुरू में बात की थी कि हम इसे एक इनहिबिटर के साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंटीसुडोमोनल पेनिसिलिन कौन सी है?
कार्बेंसिलिन, पिप्रासिलिन, पिप्रासिलिन ये है सुडोमोनल पेनिसिलिन है, क्योंकि ये सुडोमोनास ओरिजिनोसा के अगेंस्ट काम करती हैं। इसकी भी फॉर्मुलेशन अगर टिक्रासिलिन और पिप्रासिलिन की क्लेवोलेनिक एसिड के साथ या टेज़ोबैक्टम के साथ की जाती है, यानी कि बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स के साथ इन्हें भी ज्वाइन किया जाता है। पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक अदर ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का। उनको अगर हम कॉम्बिनेशन में दें तो उसका क्या इफेक्ट है, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट हमें अचीव हो जाता है अगर हम पेनिसिलिन को मिला लें अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ, क्योंकि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो है, पेनिसिलिन सेल वॉल इनहिबिटर है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड की अगर एंट्री नहीं हो पा रही सेल के अंदर, अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या टाइप है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो फिर पेनिसिलिन उसको फैसिलिटेट करती है कि वो अंदर बैक्टीरिया में जाके अपना एक्शन शो करें, उसकी वजह से हमें एनहांस्ड एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी मिल जाती है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, नेचुरल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल लैक हो, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्म, या फिर वो इम्परमिएबल हो जाए ड्रग से। ठीक है, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होती है प्लाज्मिड ट्रांसफर से, जो एक से दूसरे में चला गया, मतलब बैक्टीरिया जो डिवाइड कर रहा है उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी सच ऑर्गेनिज्म की, तो फिर इंक्रीज डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, डिसमिनेशन हो जाएगी रेजिस्टेंट जीन्स की, यानी कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट जीन्स ही बॉडी में डेवलप हो जाएंगे, तो फिर इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। लैक्टामेज एक्टिविटी क्या होती है, जो हमने बताया, हमने बात की थी कि लैक्टामेज बैक्टीरिया एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है साइक्लिक अमाइड बॉन्ड को ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग, which results in loss of bactericidal activity, यानी उसका एक्शन बैक्टीरियासिडल जो एक्शन एंटीबायोटिक का वो खत्म हो गया। They are the major cause of resistance of penicillins and an increasing problem. Lactamases are either constitutive or more commonly are acquired by the transfer of plasmids. ठीक है, या तो उसने खुद ही बनाए होते हैं लैक्टामेसेस, या फिर वो ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड्स की वजह से एक से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होते रहते हैं। ये तो आ गई लैक्टामेज वाली बात रेजिस्टेंस में। नेक्स्ट चीज आ गई कि परमिएबिलिटी ही डिक्रीज हो गई है, या जिसमें हमने बात की थी कि बाहर की तरफ लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन है, तो डिक्रीज पेनिट्रेशन होती है एंटीबायोटिक की थ्रू द आउटर सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रिवेंट करती है ड्रग को कि वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स तक पहुंच ही नहीं पाती, या फिर इफ्लक्स पंप होता है जो कि जो इंट्रासेलुलर जितनी अमाउंट पहुंचती होती है उसे बाहर की तरफ भेज देता है। ठीक है, या जो पीबीपीज हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, वो मॉडिफाई हो जाती हैं और उनकी लोअर अफिनिटी हो जाती है लैक्टम एंटीबायोटिक्स के लिए। उससे फिर क्या होता है, ड्रग की फिर ज्यादा अमाउंट चाहिए होती है और बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हमें जो है वो या चेंज करनी पड़ेगी या अमाउंट चेंज करनी पड़ेगी। फार्माकोकाइनेटिक्स है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी, गैस्ट्रिक एसिड जो है वो इसको इतना इफेक्ट नहीं करता, स्टेबल रहती है, इस वजह से इसे ज्यादातर ओरल ही दिया जाता है। टिक्रासिलिन, कार्बेंसिलिन, पिप्रासिलिन and the combinations of penicillin with sulbactam, tiprasilin with clavulanic acid and piprasilin with tazobactam, ये वाले combinations जो हैं ये IV दिए जाते हैं या फिर IM दिए जाते हैं। पेनिसिलिन V, एमोक्सिसिलिन, और एमोक्सिसिलिन जिसको हमने कंबाइन किया क्लेवुलानिक एसिड के साथ UTI के लिए, वो अवेलेबल हैं एज ओरल प्रेपरेशन, और बाकी सब जो हैं वो ओरल IV या IM रूट्स के लिए इफेक्टिव है। देना कब है इन्हें, हमने बिफोर मील देना है 30 to 60 मिनट्स, या फिर पोस्ट करेंडियली यानी खाने के बाद 2 से 3 घंटे बाद। अदर पेनिसिलिन जो हैं वो फूड से, सॉरी बाय FO लिखा हुआ है, ये सिर्फ फूड है, लेस अफेक्टेड बाय फूड है, इससे फर्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रीब्यूशन इनकी कैसे होती है, लैक्टम एंटीबायोटिक्स पूरे बॉडी में थ्रू आउट कर जाती हैं, प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर लेती हैं, और इनका ऐसा कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट भी नहीं है, यानी कि वो ग्रोइंग बेबी पे असर भी नहीं करती। बोन और CSF में उसका है पेनिट्रेशन की इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम उसकी थेरेपी के लिए पेनिसिलिन को यूज करें, और प्रोस्टेट के केस में भी यही है कि उसमें भी उसके लेवल्स इतने अचीव नहीं होते कि हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज करें। मेटाबॉलिज्म इनका कहाँ होता है, जो मेटाबोलाइट्स इसके बनते हैं वो जाके किडनी में हमें मिलते हैं, और इस वजह से जिनमें इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन होता है उनमें हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। एक्सक्रीशन भी इसकी किडनी से हो रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, और जिनमें इसी वजह से जिसमें इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन हो उसमें हम डोज को
एडजस्ट करके और फिर देते हैं। पेनिसिलिन जी की जो हाफ लाइफ है वो नॉर्मल से 30 मिनट्स, नॉर्मल 30 मिनट्स है और बढ़ के 10 घंटे हो जाती है जिनमें रीनल फेलियर हो, यानी कि वो मेटाबोलाइट्स बन ही नहीं कर पाते तो फिर वो बॉडी में प्रेजेंट रहती है। मैम हम लोग रीनल फेलियर के पेशेंट्स में लेक्टम नहीं देते ना, लेक्टम नहीं एंटीबायोटिक्स नहीं देते बेटा, अवॉइड करते हैं रीनल फेलियर के पेशेंट्स में, ठीक है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क में भी पेनिसिलिन प्रेजेंट होती है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी, डायरिया, नेफ्राइटिस, न्यूरोटॉक्सिसिटी, हेमेटोलॉजिक टॉक्सिसिटीज और कैटाइन टॉक्सिसिटी, यानी कि वो बैलेंस डिस्टर्ब कर देता है सोडियम और पोटेशियम। पेनिसिलिन से सबसे ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी के केसेस होते हैं जिनमें कह लें कि एलर्जिक रिएक्शंस या एंटीजेनिक रिएक्शंस पेनिसिलिन से बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है जी बच्चों। पेनिसिलिन समझ आ गया, आगे सेफलोस्पोरिन शुरू करें। यस मैम। बच्चों जो चीज नहीं समझ में आ रही मुझसे साथ साथ ही पूछते जाएं, ठीक है, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। मैम ये वाली 29 वाली स्लाइड है, ये लेक्टम एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह? जी बच्चे ये पेनिसिलिन का, लेक्टैम में Okay. हमने बहुत सारी पढ़ी है, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स और मोनोबेक्टेम्स, ठीक है। ये चार हैं जो कि हमारे पास, जो हमने शुरू में चार्ट पढ़ा था, ठीक है। ये सारी लेक्टैम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं। ओके ये चार होंगे, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स और मोनोबेक्टेम्स, ठीक है। ये सारी बीटा लेक्टैम एंटीबायोटिक्स हैं। इसमें से हमने अभी सिर्फ पेनिसिलिन पढ़ी है, ठीक हो गया। ओके मैम। आगे चलते हैं सेफलोस्पोरिन। सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनेम और मोनोबेक्टेम्स, ये सारा कुछ कवर करते हैं। सेफलोस्पोरिन क्या है? ये भी लेक्टैम एंटीबायोटिक्स हैं, क्लोजली रिलेटेड है पेनिसिलिन से, सेमी सिंथेटिकली भी बनती हैं। इनमें क्या होता है कि जो जहाँ पे आर चेन आती है वहां पे 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड आ जाता है इसकी जगह पे, तो वो सेफलोस्पोरिन बन जाती है। बीटा लैक्टम रिंग वैसे का वैसे ही प्रेजेंट होगा। इनका मोड ऑफ एक्शन भी पेनिसिलिन के जैसा ही है और इनके जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स हैं वो भी उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से पेनिसिलिन है, क्योंकि बीटा लैक्टम प्रेजेंट है तो बीटा लैक्टामेजेस ही इस पे एक्ट करेंगे। और लेक्टामेजेस जो एंजाइम हमने बात की थी जो बनते हैं, ये इनके लिए ज्यादा रेजिस्टेंट है, यानी ये ज्यादा बेटर उनसे लेक्टामेज प्रेजेंट हो अगर, तो वो पेनिसिलिन को ज्यादा जल्दी ब्रेक कर देता है, सेफलोस्पोरिन थोड़े से उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। साइड चेन में 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड आ गया है जिससे एक होल फैमिली बन गई है सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स की, ठीक है। और फिर हमने उनको कन्वेंशनली 4 डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सब की सब बैक्टीरियसिडल है क्योंकि सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर रही है। सेम है, पेनिसिलिन इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इन अ मैनर सिमिलर टू पेनिसिलिन, बाइंड करती है। अच्छा, इनमें अब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट हो गई। उसमें हमने पीवीपीज पढ़ी थी, इनमें पीवीपी1 एंड पीवीपी3 का नाम दिया हमने, जिसपे जाके ये बाइंड करती है, ठीक है। जिसकी वजह से इनका स्पेक्ट्रम डिफरेंस हो गया, इनकी पोटेंसी डिफरेंस हो गई और लैक ऑफ रेजिस्टेंस इसमें डिफर कर गई है, ठीक हो गई ये बात। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जिस तरीके से हमने वहां पढ़ा था, इनहिबिशन करती है ट्रांसपेप्टाइडेशन की, इम्परफेक्ट सेल वॉल बनती है, ऑस्मोटिक ड्राइव करती है, यानी कि सेल वॉल ही नहीं है तो वहां से सारे कंटेंट्स लीक आउट हो जाते हैं। एक्टिवेशन करती हैं ऑटोलाइसिन एंजाइम्स की, लाइसिस करते हैं बैक्टीरिया की, 10 बैक्टीरियसिडल है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की आगे बात करेंगे। 4 जनरेशन हमने इसकी बना ली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और उनका अलग अलग स्पेक्ट्रम है, अलग अलग तरीके से वो अपना काम करती हैं। बैक्टीरियल ससेप्टेबिलिटी पैटर्न्स पे और रेजिस्टेंस टू लेक्टामेजेस की बेस पे उनको हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है। किसके लिए इनएक्टिव है? एमआरएसए इनइफेक्टिव है, सॉरी, एमआरएसए के लिए जो कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट था उसके लिए हमने पढ़ा था कि वैनकोमाइसिन देंगे। एल मोनोसाइटोजेंस के लिए, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइड के लिए और एंटेरोकोकाई के लिए, इन सब के लिए सेफलोस्पोरिन इनइफेक्टिव है, कोई फायदा नहीं होगा इस ये वाला इन्फेक्शन हो और उसमें हम सेफलोस्पोरिन दे दें तो भी। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी आती है? सेफालेक्सेन ओरल रूट से दी जाती है, सेफाड्रॉक्सिल ओरल रूट से, सेफाजोलिन आईएम और आईवी, और सेफालोथेन ये विड्रॉ कर ली गई है मार्केट से, ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है।
अवेलेबल नहीं। कैसे एक्ट करती है? जैसे पेनिसिलिन जी एक्ट करती है वैसे फर्स्ट जनरेशन एक्ट करती है। रेजिस्टेंट है ये स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिनेज से और एक्टिव है अगेंस्ट प्रोटियस मिराबिलिस के लिए, इकोलाई के लिए, क्लेप्सिला नमूनिया के लिए और एक्रोनिम पैक के लिए। GMN बेटा। सेकेंड जनरेशन है सिफाक्लोर, सेफरानाइड, सिफरोक्साइन, सिफरोक्साइन एसिटिल जो कि ओरल है और सेफरोक्साइन जो कि IM और IV है। सेफोप्रोजिल, सेफोमेंडोल, सेफोक्सिटिन और सेफोटेटिन ये तीनों भी बैन हो गई है। क्यों बैन कर दी जाती है कोई ड्रग? इसकी रीजन ये होती है कि कोई ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स नजर आ रहे हो मार्केट में, या जो है बहुत ज्यादा इसकी मतलब ये आई मार्केट में यूज की पेशेंट्स ने, लेकिन उनमें एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादा आ गए जो कि इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स को भी सरपास कर गए, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हो गए। दूसरी चीज ये कि ये इसके अदर ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन हो गए, इस वजह से फिर उनको बैन कर दिया जाता है। बेटे क्या बात है, नहीं पढ़ना तो आप लीव कर सकती हैं। हाँ जी, सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन जो एक्सक्यूज मी है। मैम, जी बच्चे। मैम ये जो बैंड है ये भी याद करनी है? बेटा याद आपने क्या ही करना है, नाम ही है उनका, बाकी तो सबका मैम ये स्पेक्ट्रम जितनी ही भी है। ड्रग्स पढ़ी हैं सारी याद करनी है, बस कोई भी किसी भी ग्रुप की 3-4 बस याद करनी है? बेटा इनके ना नाम डिफरेंट है, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी है। मेरा ख्याल है कि अच्छा कैफा से पता ठीक है। लगता है। पेंसिलिन, पेंसिलिन जी, वेंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन, ये सारी पेंसिलिन हो गई। सेफलोस्पोरिन में इसी तरह सीफाक्लोर, सिफोरोक्साइन, सेफीपाइन, इस तरीके के नाम है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि ये सेफलोस्पोरिन है। सॉरी, कोई बहुत ही जो मेजर है सिर्फ उसका नाम आपको याद रखने की जरूरत है कि ये, हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन की, सेकंड जनरेशन की कौन कौन सी है। ठीक है, मेन याद कर लें। जैसे इसकी तो चले ना, सेफालेक्सिन, ये तो तीन ही है। सेकंड जनरेशन की सीफाक्लोर इम्पोर्टेंट है, और सेफोरेनाइड इम्पोर्टेंट है, सेफोरेक्सीम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये रहने दें जो बैन है चले। सेकेंड जनरेशन किस चीज के लिए इफेक्टिव है? ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा के लिए, एंटेरोबैक्टर और एरोजेंस के लिए, और निजेरिया स्पीशीज के लिए। थर्ड जनरेशन में आ गई सिफोटेक्साइम, सेफ्ट्राइएक्सोन। सेफ्ट्राइएक्सोन बहुत कॉमनली आप लोगों ने नाम सुना होगा, थर्ड जनरेशन की ड्रग है और इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी कम होते हैं, इसलिए ये बहुत कॉमनली यूज होती है। सेफ्ट्राइएक्साइम, सेफ्टेजिडाइन, ये सब कुछ यूज होती है। अच्छा, आप लोगों ने मोस्ट कॉमनली देखा होगा कि अगर कोई आप लोगों ने ऐसा पेशेंट देखा हो जिनमें काफी मतलब लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता रहा हो, तो पहले एंटीबायोटिक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पेंसिलिन ने एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद उसको पहले शिफ्ट करते हैं सेफलोस्पोरिन पे ही। ठीक है, ताकि जो स्पेक्ट्रम चल रहा है, जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी चल रही है, वो इस तरीके से ही चलती रहे। ये इन चीजों को आप लोग खुद नोट किया करें थोड़ा सा, तो ज्यादा आप लोग को अपने इर्द गिर्द देखें जो पेशेंट्स हैं उनकी ड्रग्स में कि क्या चीज वो ले रहे हैं, क्या है। थर्ड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन से इंफीरियर है अपनी एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखा जाए ग्राम पॉजिटिव में, लेकिन जो है उनमें इनहेंस एक्टिविटी है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के लिए। इसके अलावा एंटेरिक ऑर्गेनिज्म सेरेटिया मार्सेंस के अगेंस्ट सेफ्ट्राइएक्सोन और सेफोटेक्साइम, ये एजेंट्स ऑफ चॉइस है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? जिसे गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, आप लोगों ने एनाटॉमी में तो पढ़ा ही होगा मेनिंजाइटिस। सेफ्टेजिडाइन की एक्टिविटी है अगेंस्ट पी ऑरिजिनोसा। फोर्थ जनरेशन में कौन सी आ जाती है? सेफ्रायो, सेफपायरोम, सेफिपीम और सेफोजोप्रान, ये आ जाती है।
इनका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है? 4 जनरेशन कहते हैं, पेरेंटली कहते हैं इनको, और इनका वाइड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई, जो कि मेथिसिलिन ससेप्टेबल हो। ठीक है, मेथिसिलिन ससेप्टेबल हो, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट ना हो। इसके अलावा एरोबिक ग्राम नेगेटिव में भी ये इफेक्टिव है, जिसमें एंटेरोबैक्टर, ई कोलाई, नमूनिया, पी मिराबिलिस और पी ओरिजिनोजा आ जाते हैं। रेजिस्टेंस है सेफलोस्पोरिन्स की। जो पेनिसिलिनेजेस हैं, स्टेफलोकोकल पेनिसिलिनेज, जो कि पेनिसिलिन को ब्रेक करते हैं, उससे ये ससेप्टेबल नहीं होते, बल्कि जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम लेक्टामेजेस हैं वो इनको ब्रेक कर पाते हैं, क्योंकि उसकी इम्परमिएबिलिटी होती है टू द एंटीबायोटिक और वो उसकी साइड इफेक्शन तक नहीं पहुंचता। दूसरी चीज क्या हो जाती है, सॉरी पहली चीज हो गई बीटा लैक्टामेजेस, नेक्स्ट चीज आ गई इम्परमिएबिलिटी है एंटीबायोटिक की, वो अपनी साइड इफेक्शन तक नहीं पहुंचा। तीसरी चीज जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स थी उनमें ऑल्ट्रेशन आ जाती है और उनकी एफिनिटी लो हो जाती है। इसके अलावा बीटा लैक्टामेजेस की एलेबोरेशन अगर हो जाए तो वो हाइड्रोलाइज कर देते हैं बीटा लैक्टम रिंग को और इनएक्टिव कर देता है सेफलोस्पोरिन को। फार्माकोकाइनेटिक्स है, कैसे एडमिनिस्टर करना है, ज्यादातर आईवी और आईएम दिया जाता है क्योंकि इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन कम है, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी पूरी बॉडी में होती है, लेकिन वही बात है कि सीएसएफ में इसके लेवल्स इतने ज्यादा नहीं है, सिवाय इन्फ्लेमेशन के केस में, जैसे कि हमने पढ़ा कि मेनिंजाइटिस के केस में दे दिया जाता है, वो भी 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स। सेफ्ट्राइजोन और सेफ्रोटेक्साइन जो है वो ट्रीटमेंट न्यूनेटल या चाइल्डहुड मेनिंजाइटिस हो जाए उसमें दी जाती है, जो कि एच इन्फ्लुएंजा से कॉज हुआ हो। सेफाजोलिन जो है उसे एज अ सिंगल डोज दिया जाता है प्रोफाइलेक्सिस के लिए सर्जरी से पहले, क्योंकि इसकी 1.8 हाफ लाइफ होती है, जो कि फिर उस दौरान उसका इफेक्ट हमें मिल जाता है। इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटिव यानी ड्यूरिंग द ऑपरेशन सेफाजोलिन दी जाती है अगर 3 घंटे से ज्यादा हो जाए सर्जिकल प्रोसीजर। सेफाजोलिन जो है वो मोस्ट ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर्स में दी जाती है इंक्लूडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी, क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है कि वो पेनिट्रेट कर जाती है बोन को और सारी सेफलोस्पोरिन्स जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। इनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी जाके किडनीज में ही हो रही है और फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में ही हो रही है। इस वजह से जिनमें रीनल इनसफिशिएंसी हो उन पेशेंट्स में इसकी डोज को भी एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वहां पे ये एक्यूमुलेशन ना हो जाए और टॉक्सिसिटी ना कॉज करे। ठीक है, इसके अलावा सेफ्ट्रायोक्सोन जो है वो बाइल से एक्सक्रीट होती है थ्रू फीसेस, इस वजह से जिनमें रीनल इनसफिशिएंसी हो उनमें सेफ्ट्रायोक्सोन भी दी जा सकती है। एडवर्स इफेक्ट्स इससे क्या आते हैं, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस आती हैं, जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी होती है या कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है, उन्हें मोस्ट कॉमनली सेफलोस्पोरिन से भी होता है। तो जिनमें पेनिसिलिन नहीं दी जाती, जो एलर्जिक होते हैं, उनमें सेफलोस्पोरिन भी कॉशन के साथ देनी चाहिए। और अलग केला देखा जाए कि ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं तो वो बहुत कम है सेफलोस्पोरिन का। पेनिसिलिन जिसको भी होती है मोस्टली पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन की कंबाइंड एलर्जी ही होती है। पेन हो सकती है आफ्टर आईएम इंजेक्शन, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, रैशेस फ्रीक्वेंट हो रैशेस फ्रीक्वेंट एनाफाइलेक्सिस, एंजियोडीमा, एस्थमा और अर्टिकेरिया हो सकता है। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, फर्स्ट जनरेशन के स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस के लिए फर्स्ट जनरेशन, सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस जो है वो उनमें जिनमें स्किन फ्लोरा के हिसाब से कोई प्रोफाइलेक्सिस हो उनमें यूज किया जाता है। सेकंड जनरेशन इज डिस्प्लेस्ड बाय द थर्ड जनरेशन एजेंट्स फॉर ग्राम नेगेटिव। सेकंड जनरेशन से ग्राम नेगेटिव के लिए थी, लेकिन अब उसके लिए भी थर्ड जनरेशन ही दिए जाने लगे हैं। थर्ड जनरेशन में बात करें हम तो वो ऑल फॉर्म्स ऑफ गोनोरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 250 मिलीग्राम आईएम दी जाती है एज अ सिंगल डोज। एंटेरिक फीवर के लिए सेफ्ट्राइक्सोन आईवी में देते हैं। सेफ्रोटेक्साम और सेफ्ट्राइक्सोन कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया जो होता है उसमें दिया जाता है। आगे आते हैं लेक्टैम एंटीबायोटिक्स जो बाकी थी, कार्बापिनेम्स और मोनोपेक्टैम्स। सेफलोस्पोरिन भी यहाँ पे खत्म हो गया, नेक्स्ट हम आ गए कार्बापिनेम्स पे। ये सिंथेटिक लेक्टैम एंटीबायोटिक्स हैं जिनका स्ट्रक्चर पेनिसिलिन से डिफरेंट है। इसमें क्या है कि सल्फर एटम जो है थायाजोलिडीन रिंग का वो आ गया है इन द फॉर्म ऑफ इन रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसमें ड्रग्स कौन कौन सी आ जाती हैं, इमिपिनेम, मीरोपिनेम, एंट्रापिनेम। इमिपिनेम जो है वो सेलेस्टेटिन के साथ कंबाइन करते हैं ताकि उसका मेटाबॉलिज्म ना हो जाए डिहाइड्रोपेप्टाइडेज के साथ। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है, इमिपेनेम, सिलेस्टेटिन का या मीरोपिनेम का,
ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेक्टाम एंटीबायोटिक्स हैं, करंटली अवेलेबल हैं। ये रेजिस्ट करता है मोस्ट लेक्टामेसिस को, लेकिन मेटालोलेक्टामेसिस जो है उनको रेजिस्ट नहीं करता। एम्पेरिक थेरेपी में यूज होता है, एक्टिव है अगेंस्ट पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए, और एनारोब्स के लिए भी। पी ओरिजिनोजा के लिए यूज होता है। मीरोपिनेम जो है उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी इमिपेनेम की जैसी है, और एंट्रापिनेम जो है वो पी ओरिजिनोजा की कवरेज के लिए नहीं यूज होता क्योंकि इसके स्ट्रेन्स जो हैं वो मोस्टली रेजिस्टेंट है। इमिपेनेम और मीरोपिनेम की फार्माकोकाइनेटिक्स है, दोनों आईवी दिए जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं बॉडी टिश्यूज में, फ्लूइड्स में, सीएसएफ में भी, और मेनिंजाइटिस के केस में भी कि जब वो इन्फ्लेम्ड हो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ये एक्सक्रीशन है, इनकी क्लीवेज होती है डिहाइड्रोपेप्टाइडेज से, जो कि ब्रश वाटर ऑफ प्रॉक्सिमल वीनल ट्यूब्यूल्स में होती है। इसी वजह से हमने पीछे बात की कि इमिपेनेम को कंबाइन करके दिया जाता है। कहाँ ये हमने बात की, बात की, चलें। अच्छा, उसका फिर एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनता है जो कि पोटेंशियली नेफ्रोटॉक्सिक होता है इमिपेनेम का। इस तरह से इमिपेनेम को, हाँ जी आ गई, इमिपेनेम को कंबाइन करते हैं सिलेस्टेटिन के साथ ताकि वो प्रोटेक्ट कर ले पेरेंट ड्रग को और प्रिवेंट कर दे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन को। इस वजह से जो कॉम्बिनेशन वाली ड्रग है हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में उसको देते हैं। ठीक है, मीरोपिनेम जो है वो अंडरगो नहीं करता टू द मेटाबॉलिज्म, और एंट्रापिनेम जो है वो भी आईवी और आईएम इंजेक्शन में दिया जा सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आ जाता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एसिनोफिलिया, न्यूट्रोपीनिया जो है वो भी लेस कॉमन है इसमें, बाकियों में ज्यादा होता है, इनमें फिर भी थोड़ा कम होता है। अगर बहुत हायर लेवल्स दे दिए जाए इमिपेनेम के तो इससे सीजर्स हो सकते हैं, और मीरोपिनेम से इतने ज्यादा नहीं होते हैं। आगे बात आगे लेक्टामेज इनहिबिटर्स की, जिसमें हमने पढ़े थे क्लावुलेनिक एसिड, सुल्बेक्टैम, डायज़ोबेक्टैम। एंजाइमेटिक क्लीवेज कर देते हैं, जो क्लीवेज हो रही होती थी लेक्टामेजेस से या एसिड से जो डिस्ट्रॉय करते थे एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी को बीटा लैक्टैम ग्रुप की, तो उसके लिए ये डेवलप हुए हैं लेक्टामेज इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं, इनमें इनके अपने अंदर भी लेक्टैम रिंग प्रेजेंट होता है, लेकिन इनकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिनमें बाकियों में लेक्टैम रिंग है। they bind to and inactivate the beta lactamases, उसके साथ जाके ये अटैच हो जाते हैं और उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, thereby protecting the antibiotics that are normally substrates for these enzymes. The beta lactamase inhibitors are therefore formulated in combination with beta lactamase sensitive antibiotics. Effect of clavulanic acid and amoxicillin on the growth of beta lactamase producing E. coli पे है, clavulanic acid alone जो है उसकी कोई अकेला दिया जाएगा तो उसकी कोई भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट आ गए वेंकोमाइसिन पे। वेंकोमाइसिन क्या है, ट्राइसाइक्लिक ग्लाइकोपेप्टाइड है, इंक्रीजिंगली यूज हो रही है अगेंस्ट एमआरएसए। एमआरएसए क्या था, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस और एंटेरोकोकाई में। इमरजेंस जो है वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस की इनमें जरा कम है, मतलब कि जिन सब ड्रग से जिन बाकी ड्रग से जिन बाकी ड्रग से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, वेंकोमाइसिन से ये नहीं होते, इस वजह से इनमें यूज कर जाते हैं। ठीक है, बेसिट्रेसिन जो है मिक्सचर है पॉलीपेप्टाइड्स का, जो कि आल्सो इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को, एक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव के। इसका यूज जो है वो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं अगर इसका सिस्टेमिक यूज किया जाए। ठीक है, टॉपिकल एप्लीकेशन क्या होती है, सिर्फ जैसे क्रीम्स की, ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में यूज किया जाए। मोड ऑफ एक्शन क्या है वेंकोमाइसिन का, इनहिबिट करती है बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को, फॉस्फोलिपिड्स को, जब और इसके अलावा पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमराइजेशन को। जो सेल वॉल में बन रहे होते हैं डी एल साइड चेन्स, उनके साथ ये बाइंड करती है और फिर ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन स्टेप जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन की पॉलीमराइजेशन में, उसको जाके ये इनहिबिट कर देती है, वीकनिंग करती है सेल वॉल की और डैमेज कर देती है अंडरलाइंग सेल मेम्ब्रेन को। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इसका क्या है, अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। एमआरएसए के अगेंस्ट मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस, यहाँ पे नाम आ गया है एमआरएसई का, एसई आया लेकिन एमआरएसए भी ऐसे ही होता है। एंटेरोकोकल इन्फेक्शंस में और जिनमें रेजिस्टेंट स्ट्रेन डेवलप हो उनमें। बस
इतना ही आज के लिए। ये हमने सेल वॉल इनहिबिटर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने, ठीक है, जो हमने पढ़े थे। मैम ये जो इतनी सारी हमारे पास ड्रग्स हैं, तो अब मैम आपके पास कोई टेबल नहीं है कि ये सब में रिकवर, सब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हर चीज इसमें आ जाए? मैम वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, इस तरह स्लाइड्स में तो बहुत मिक्स हो जाता है। नहीं बन सकता ना, हर चीज का तो टेबल नहीं हो, मतलब इतनी सारी ड्रग्स का एक कंबाइंड टेबल तो नहीं बन सकता ना। मैम बुक में इनका भी नहीं तो गिवन। बेटा बुक में भी इस तरीके से ऐसा एक कंबाइंड टेबल नहीं गिवन, ये आप लोग खुद बना सकते हैं। ऐसा आप लोग कर सकते हैं कि ये इस तरह से मैंने एक साथ ही पढ़ाई पेंसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन, क्योंकि जो पेंसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है सेफ्लोस्पोरिन का, ये सब सेल वॉल पे ही एक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो एक ही चीज कंटिन्यूटी में थी, इस तरह से मैंने पढ़ाई, वो आप लोगों को इस वजह से ज्यादा लग रही है कि जनरेशन ज्यादा है, वो ज्यादा है। इसी तरीके से इस टेबल को बना के इसको कन्वर्ट कर लें, मतलब इसको रोटेट कर लें आप लोग, इस टेबल को ऐसे करके ऐसे रोटेट करके बनाए। आपको बता भी छूटा हो गया, इसको ऐसे रोटेट करके लिखें और इसमें आप आगे ऐड करते जाएं। जैसे ये पेंसिलिन है, इसके आगे ऐड कर दें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर क्योंकि वो बहुत लंबा है, वो इस तरह पूरे टेबल में तो नहीं आएगा। इसकी वो लिख लें आगे, स्पेक्ट्रम क्या है, ग्राम पॉजिटिव के लिए है, ग्राम नेगेटिव के लिए, किस किस में। फर्स्ट जनरेशन आ गई, इसका लिख लें, सेकंड जनरेशन आ गई, इसका लिख लें, थर्ड जनरेशन इसका, फोर्थ जनरेशन का, इस तरह से। इसको बेशक अपसाइड डाउन कर लें, पेंसिलिन ऊपर कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन, इस तरीके से करके यो आप लोग ये खुद से कर सकते हैं ड्रॉ, इस तरीके से बना लें और फिर जो है वो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। बच्चों कोई चीज नहीं समझ में आई हुई है तो वो मुझसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का क्विज है, इस लेक्चर का लेक्चर 7 एंड लेक्चर 8 का, जिसमें एंटीबायोटिक्स और सेल वॉल इनहिबिटर्स आ रहे हैं सर, ठीक है। मैम एनाफ्लेक्सिस क्या होता है? जी बच्चे, एनाफ्लेक्सिस, एनाफाइलेसिस, सॉरी। एनाफिलैक्सिस एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसमें ये मतलब लेस सिवियर से बहुत थोड़े से बहुत ज्यादा भी हो सकता है, जिसमें जो है आप लोगों ने सुना होगा कि रैशेस से पड़ जाते हैं बॉडी पे किसी ड्रग के यूज से, या फिर ये कि मतलब एक रैश से शुरू होके किसी भी किस्म का जो है ना वो बहुत हैवी किस्म का भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, और ये फौरन से डेवलप हो जाता है ड्रग लेने के बाद, ठीक है। मतलब जैसे ही ड्रग ली जाती है जिससे भी एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है, उससे फौरन ही जो है वो एनाफिलैक्सिस स्टार्ट हो जाता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जैसे मैंने बताया ना कि स्किन रैश से स्टार्ट होके इनमें कुछ भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, मतलब कि रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज भी हो सकती है, और बहुत ज्यादा स्वेलिंग बॉडी की और एंजियोडीमा, ये वो सारा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, जी बच्चे, मैम एक बार क्विज की डिटेल्स रिपीट कर दे, मैंने मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने सुने नहीं। लेक्चर 8 जिसमें एंटीबायोटिक्स और ये सेल वॉल इनहिबिटर्स वाला लेक्चर, ये दोनों ऐड होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होगा, एलएमएस पे होगा, लेक्चर टाइम पे ही होगा। ओके मैम, थैंक यू। जी वेलकम। मैम इस लेक्चर में तो हर जगह एमसीक्यूज बन सकते हैं। लेक्चर में हाँ जी, ये देख लें, इसी वजह से मैंने सिर्फ 2 लेक्चर्स रखे हैं, जी तो मुझे बहुत समझ MCQ आ गई। बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है बच्चों, और इसका फायदा ये भी होगा कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी, आगे जो हम बाकी एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे वो आप लोगों को फिर इजीली समझ में आती जाएगी। मैम ये 5% की वेटेज है? बेटा मैंने अपलोड किया है असेसमेंट प्लान, देखा है आप लोगों ने कल, सर ने अप्रूव किया था, मैंने उसके बाद अपलोड कर दिया था। वेटेज 10 है उसकी, क्विज की, बट आई गेस के हम कोशिश करेंगे कि एक आध क्विज में और ले लूंगा।
तो फिर उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। ठीक है मैम ये गुड आइडिया, ठीक है 2 क्विज ले लीजिएगा। हाँ जी, कोशिश करके ना एक क्विज हम और ले लेंगे, इसी तरीके से शॉर्ट सा क्विज ले लेंगे 2-3 लेक्चर्स का ही, तो उससे ये होगा कि परसेंटेज भी कम हो जाएगी और रिवीजन तैयारी भी हो जाएगी। जी। मैम लेकिन अब टाइम ज्यादा दीजिएगा, उनके इतना ये ड्रग्स इतने अजीब अजीब से हैं, तो फिर टाइम वो सोचने में टाइम लगता है। थोड़ा टाइम लिमिट, काफी टीचर्स ने बिल्कुल लिमिटेड टाइम दिया हुआ था, बेटा तो पढ़ना प्लीज तो थोड़ा फिर भी टाइम बढ़ा दीजिएगा। बेटा पढ़ना तो फिर भी आपने कम ही है ना, 2 दिन पहले ही पढ़ना होता है। मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मुझे भी इन सारी चीजों का पता है कि कब पढ़ना होता है, चाहे महीना पहले का पता हो। पढ़ना तो तभी होता है ना जब सर पे आ जाता है। दूसरी चीज मैम ये 2 है दिन कि ही रह गए हैं क्विज इसके। की मैम क्विज की ड्यूरेशन का टाइम वो जो है ना वो ज्यादा दीजिएगा, मतलब हाँ वो कह रही हूँ मैं, लाइक ड्यूरेशन टाइम ये नहीं कह रही कि टाइम और बढ़ा दें, ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जो एमसीक्यूज का टाइम होगा वो थोड़ा सही कर दीजिएगा, लिमिटेड मत रखिएगा। अच्छे तरीके से गूगल करके व्हाट्सएप पे एक दूसरे से पूछ पाछ के फिर मैं करेंगे ना सॉल्व। मैम कोई भी हेल्प नहीं करता, इतने कॉम्प्लिकेट सबको अपनी पड़ी होती है। नहीं बच्चे ऐसा भी नहीं है, मेरे पास सबूत भी हैं लास्ट टाइम के कि किसके व्हाट्सएप पे क्या क्या कुछ शेयर हुआ है। मैम ड्रग्स को सोचने में भी टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम आप ज्यादा दीजिएगा, बिल्कुल लिमिटेड ना दीजिएगा। चलो ठीक है इंशाल्लाह। और मैम होंगे कितने एमसीक्यूज? बेटा पता नहीं, भी बनाऊंगी तो फिर देखेंगे, ज्यादा नहीं होंगे। मैम हमारी क्लास की टाइमिंग में होंगी या उससे पहले या बाद में? जी बच्चे, हम लोगों का क्विज कब होगा, किस टाइम होगा फ्राइडे को? क्लास टाइमिंग्स में। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। कर दीजिएगा। जी बच्चे, मैं अभी कर देती हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।